मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आखिरी पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी और को मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। चले तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, कोई भी मेटल बेहद ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एनवायरमेंट में जो सब्सटेंस उसको आजू बाजू मिलते हैं, आसपास मिलते हैं, वो उनसे रिएक्शन करता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो फ्री स्टेट में ना मिलके कंबाइंड स्टेट में मिलता है और इसी चीज को हम कहते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स होते हैं नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट, एनी मेटल। तो बेटा कभी भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉक है, एक रॉक में मान लेते हैं सोडियम, पोटेशियम और जिंक तीनों हैं। तो ये रॉक उन तीनों का मिनरल है। ये सोडियम का भी मिनरल है, पोटेशियम का भी मिनरल है और जिंक का भी मिनरल है। वैसे ही एक और रॉक है, मान लेते हैं इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है और इसमें आयरन है। तो ये मैग्नीशियम का भी मिनरल है, जिंक का भी मिनरल है और आयरन का भी मिनरल है। तो सर आपने अभी कुछ देर पूर्व आपने बोला कि यहां पर एक शब्द है और। तो सर ये और क्या होते हैं? तो बेटा समझिएगा, कोई भी एलिमेंट जब नेचुरली एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। बट जब उसी मिनरल में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन इजीली और अफोर्डेबल पड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं और। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसमें सोडियम 1% है, पोटेशियम 9% है और जिंक है 85%। और यहां पर मान लेते हैं मैग्नीशियम 2% है, जिंक 5% है और आयरन है 70%। तो स्टूडेंट्स ये मिनरल तो तीनों का है, ये रॉक जो है इन तीनों का मिनरल है। बट और किसका है? और जिंक का है, क्योंकि यहां पर जिंक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिंक की ज्यादा मात्रा है, तो इससे निकालने में भी इजीनेस होगी और आपका एक्सट्रैक्शन भी अफोर्डेबल पड़ेगा। चले यहां पर वैसे ही ये मैग्नीशियम, जिंक और आयरन तीनों का मिनरल है। बट ये और किसका है? और सिर्फ आयरन का है, क्योंकि यहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और जो है वो इजी पड़ रहा है। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल जब अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मिनरल। बट उसी मिनरल में से जब हमारा और मेटल का एक्सट्रैक्शन इजीली और अफोर्डेबल पड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ओर। अब स्टूडेंट्स इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ और के नाम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, सबसे पहले आता है आयरन। तो आयरन का और दो होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइड, जो कि ज्यादा आयरन कंटेंट होता है। दूसरा होता है हेमाटाइड, जिसमें थोड़ा सा लो आयरन कंटेंट होता है। दूसरा है मरकरी, ये बोर्ड में पिछले साल आया था। तो मरकरी का और क्या होता है? मरकरी का और होता है सेनेबार। तीसरा होता है जिंक, जिंक का और होता है जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइड। तो ये हमारे कुछ मेन और थे। जैसे कॉपर का भी एक होता है कॉपर ग्लांस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन और थे जिनके नाम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर में या एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। चले अब इन ओर से मेटल को भी तो निकालना है। तो इन ओर से अगर मेटल को निकालना है तो हमें सेवरल प्रोसेसेस जो है वहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। और इसी कंबाइन स्टडी को, इस कंबाइन एक्सट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी एक ऐसी साइंस की फील्ड होती है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से डील करती है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटलर्जी। और मेटलर्जी के अंदर वेरियस प्रोसेस होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के। चले तो 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है 1 बाय 1 हम समझते हैं। चले सबसे पहला होता है क्रशिंग। सर ये क्रशिंग क्या होता है? तो क्रशिंग मतलब होता है हमारे जो ओर है, जो कि रॉक फॉर्म में है, उसको किसके फॉर्म में करना?
पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग। तो सबसे पहले ओर को क्रश करते हैं। अब क्रश के बाद आता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सुनिएगा। एक्चुअली हमारे जो ओर है उसमें सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल, माइका होगा। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो कि हमको कोई काम के नहीं है, अनवांटेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस ओर को कंसंट्रेट करना पड़ेगा इन सारे पार्टिकल्स को निकाल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास आयरन रिच मेटल्स हैं, जो भी हमारे फेरस मेटल्स हैं, जो कि मैग्नेट में स्टिक हो जाते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हम मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होता है, सुनिए। ये मैग्नेटिक सेपरेशन कैसा होता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में एक बेल्ट होता है, एक मैग्नेटिक बेल्ट होता है बहुत बड़ा। इस मैग्नेटिक बेल्ट में यही फाइन पाउडर जो है उसको डाला जाता है। तो ये बेल्ट तो कुछ ऐसे घूम रहा है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सुनिएगा। अब क्या होगा, यहां पर ये घूम रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां से ये जो आयरन ओर का पाउडर है ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, जैसे ही पाउडर यहां पर आता है तो जो पार्टिकल इस मैग्नेटिक बेल्ट से अट्रैक्ट हो सकते हैं वो इससे चिपक के आगे की तरफ चले जाएंगे। पर जो पार्टिकल इससे अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि माइका और सैंड, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, यहां पर सीधे गिर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो सब इकट्ठे होते जाएंगे और यहां पर आगे जाके यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाती है। तो हमारे आयरन के पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे और हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे। ये अनवांटेड पार्टिकल्स है और ये आयरन के पार्टिकल्स हैं। और जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है गैंग्यू। गैंग्यू वो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे ओर में प्रेजेंट होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनको हम निकाल बाहर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं गैंग्यू। तो ये पहला सेपरेशन था जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ग्रेविटेशनल सेपरेशन में क्या होता है, एक ऐसी स्लोप होती है और उस स्लोप में होते हैं छोटे छोटे ग्रूव्स। ये ग्रूव्स है। अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओर को बहुत तेज वाले फ्लो वाले पानी के साथ बहाना पड़ता है। और यहां पर अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो यहां पर हम हेवी मेटल्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत सारा डेंसर होते हैं, जो कि पानी में फ्लो नहीं होते, पानी में बहते नहीं है। तो ऐसे जैसे मेटल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है। गोल्ड इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल फिट बैठता है। गोल्ड बहुत हैवी मेटल है। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, यहां पर क्या होता है, यहां पर पानी के साथ उन मेटल्स को बहाया जाता है। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल इन ग्रूव्स में जाके इकट्ठा होने लगते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको मेटल मिल जाएगा और बाकी जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब पानी के साथ डिसॉल्व होके बाहर चली जाएंगी। और एक और होता है फ्लोट फ्लोटेशन। तो फ्लोट फ्लोटेशन हम किसके लिए करते हैं, तो फ्लोट फ्लोटेशन करते हैं हम लोग जितनी भी सल्फाइड ओर होती हैं उनके लिए करते हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर पाम ऑयल में डिसॉल्वेबल होती हैं। तो उनको क्या करते हैं, पाम ऑयल के साथ डिसॉल्व कर लेते हैं और उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद आता है कन्वर्टिंग the concentrated ore into the metals. Converting the concentrated ore into the metals. चल यहां देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कंसंट्रेटेड ओर है उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, उनको मेटल में करेंगे। जो भी हमारी कंसंट्रेटेड ओर है, क्योंकि हमने अब जितनी भी गैंग्यू है वो अलग कर दी है, तो हमारे पास कौन सी ओर बचेंगी, कंसंट्रेटेड ओर बचेंगी। और उनको किस में कन्वर्ट करना है, मेटल्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम कुछ कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनका एक्सट्रैक्शन अलग करते हैं। जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका रिएक्शन हम उनका एक्सट्रैक्शन हम अलग करते हैं। जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन अलग करते हैं। और जो हमारे नेटिव स्टेट वाले मेटल्स हैं, ये तो सिर्फ इनको साफ कर लो बस हो गया काम,
मतलब यहां पर एनरिचमेंट ऑफ ओर में ही इनका साफ सफाया हो जाता है। ये एक्चुअली नेचुरल स्टेट में आकर करते हैं। इनमें सिर्फ इंप्योरिटीज जैसे माइका, सैंड, ये सब प्रेजेंट होता है, इन्हीं सबको हटाना पड़ता है, बाकी कुछ भी हटाना नहीं पड़ता। ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो नेटिव स्टेट वाले मेटल्स क्यों हैं? नेटिव स्टेट वाले मेटल्स क्या हैं, कौन है? तो Ag सिल्वर, Au गोल्ड एंड Pt प्लेटिनम। तो ये जो है वो हमारे नेटिव स्टेट वाले मेटल्स हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ही बहुत नीचे आते हैं, इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये इनकी और बनेगी ही नहीं। चले, तो ये हमें करना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। चले, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स। तो मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल में सबसे ऊपर आता है हमारा सोडियम। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसके ओर का नाम होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो कि होता है NaCl। NaCl क्या है? एक रॉक सॉल्ट है। अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, इस ओर को सबसे पहले एक मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं स्टूडेंट्स? मोल्टन स्टेट में। तो हमारे पास ये NaCl किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब क्या होता है? पिघला हुआ स्टेट। तो हमारा NaCl किस स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में है। और इस मोल्टन स्टेट में है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी भी मोल्टन स्टेट में किसी भी कंपाउंड में क्या होता है? वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ये Na+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो गया होगा। चले, तो अब हमने क्या किया, यहां पर एक सेटअप लगाया। हमने क्या किया? इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया। यहां पर इसका हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। चले, अब स्टूडेंट्स को सोचिए, यहां पर ये जो Na और Cl है ये अपोजिट टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि ये Cl जो है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये Cl अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एट एनोड, अब एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट्स? सुनिएगा, तो एनोड पे क्या होता है? तो एनोड पे यहां पर जो Cl है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। भाई आप में बुराई ज्यादा है तो फॉर एग्जांपल आप में बुराई ज्यादा है तो आप में नेगेटिव थॉट होंगे ही। तो वैसे यहां पर ये नेगेटिव आयन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करता है? ये एनोड जो है ये बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? ये इससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो यहां पर क्या करेगा? ये जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। पर स्टूडेंट्स Cl अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, उसको एक साथी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है? 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर Cl2 गैस निकल जाएगी। तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? एनोड पे निकलेगी Cl2 गैस। चले, इसके बाद अब क्योंकि यहां पर जो Na है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये किससे अट्रैक्ट होगा? ये कैथोड से अट्रैक्ट होगा। तो एट कैथोड तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो सुनिए स्टूडेंट्स, कैथोड क्या होता है? एक बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है। तो यहां पर क्या होगा? जो Na है ये जब आएगा, ये Na क्योंकि प्लस फॉर्म में है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देके इसको न्यूट्रल कर देगा, यानी ये Na आयन से ये Na क्या बना देगा? मेटल बना देगा। पर यहां क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने यहां पर देते हैं उतने यहां पर लेने पड़ते हैं। तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन एक सोडियम ने लिया है तो यहां पर क्या करेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो यहां पर 2 सोडियम आने पड़ेंगे और यहां 2 सोडियम मेटल के एटम बन जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कैथोड पे सोडियम मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा, और सोडियम मेटल का जो डिपोजिशन होगा ये क्या होगा? ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, इसको रिफाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है।
आगे जाके मेटल्स को रिफाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, पर क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इनमें कोई रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? जैसे कि हमारा सोडियम है, जैसे कि हमारा पोटेशियम है, जैसे कि हमारा कैल्शियम है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, और जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम है। ये सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? ये हाईली रिएक्टिव मेटल की श्रेणी में आते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल था। अब बढ़ते हैं हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की ओर। तो उस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में क्या आता है स्टूडेंट्स, सुनिएगा। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में मेनली दो मेटल्स आते हैं। एक आता है अपना आयरन और एक आता है अपना जिंक। एक आता है आयरन और एक आता है जिंक। तो मेनली हमें किसका स्टडी करना है? मेनली हमें स्टडी करना है जिंक का। चले, तो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में क्या आएगा? सुनिए स्टूडेंट्स, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में कुछ मेटल्स जो रहते हैं वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि CO3 के फॉर्म में रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो अपने सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं, यानी एस के फॉर्म में रहते हैं। चले, तो बेटा याद रखना, कभी भी किसी भी मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसमें से उसको निकालना है, तो स्टूडेंट सुनिएगा, हमेशा याद रखना, अगर आपको निकालना है तो ऑक्साइड से निकालना बेहद इजी होता है। किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड से रिड्यूस करना बेहद इजी होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो हमें क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सुनिएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्साइड पहले से, ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे। क्योंकि इसको ऑक्सीजन पहले से ही है, इसलिए हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। और क्योंकि यहां ऑक्सीजन पहले से ही नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करने को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और ऑक्सीजन के साथ में हीट करने को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट करना, और कैल्सिनेशन मतलब ऑक्सीजन के बिना हीट करना। तो अब क्या होता है? ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से ऑक्सीजन हटाना है, तो ऑक्सीजन हटाना है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में यहां पर या तो कार्बन यूज किया जाता है, या तो अच्छे खासे अलग मेटल के लिए यहां पर एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऑक्साइड से क्या होता है? यहां पर रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन किसकी मदद से करते हैं? या तो कार्बन या तो एल्यूमिनियम की मदद से करते हैं, और ये क्या बन गया हमारा? इम्प्योर मेटल। और फिर इस इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके क्या बना दिया जाता है? प्योर मेटल, जो हमें चाहिए। चल, वहां पर प्यूरिफिकेशन नहीं करना, पर यहां पर प्यूरिफिकेशन करना है। चले, अब एक एक करके ये पूरा प्रोसेस मैंने लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन देखते हैं, यानी कि जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन देखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। चले, तो इसमें जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन देखते हैं। चले, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिंक कार्बोनेट का। जिंक कार्बोनेट कैसे एक्सट्रैक्ट होती है। चले, तो हमने जिंक कार्बोनेट ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि अगर हमें किसी को भी एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी ऑक्साइड सबसे इजियर माध्यम है एक्सट्रैक्ट करने का। तो स्टूडेंट सुनिएगा, तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या करो? इसको ऑक्सीजन के बिना ही हीट कर दो। तो इसको ऑक्सीजन के बिना ही हीट करोगे तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस यहां पर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड हमारी क्या बन गई? ऑक्साइड फॉर्म में आ गई। और ये कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने इसको बिना ऑक्सीजन की हीट किया है, तो ये क्या है? कैल्सिनेशन। चले, अब ये ऑक्साइड आ गई, तो ऑक्साइड को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, तो ऑक्साइड को रिड्यूस किससे करेंगे? तो हमने कार्बन का यूज किया। कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन बेहद अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमने किसका यूज किया? कार्बन का यूज किया यहां पर। तो हमने क्या किया? कार्बन को यूज करके इसमें हीट कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जिंक जो है वो अलग हो गया, और कार्बन क्या है? इसकी ऑक्सीजन ले गया। तो यहां पर क्या हुआ? ये इम्प्योर मेटल बन गया। और आगे क्या होगा? इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सारे मेटल खत्म कर चुके होंगे, तो इत्मीनान से हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ेंगे। चले,
तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन गया, जिंक इम्प्योर मेटल बन गया। अब प्योर मेटल कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करके, वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम बाद में करेंगे। चल, तो ये हमारा जिंक कार्बोनेट का एक्सट्रैक्शन हो गया, पर अभी जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन बचा है। चले तो जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। चले जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जिंक सल्फाइड में कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन, आइए जरा देखते हैं। तो जिंक सल्फाइड, तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर क्या नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, तभी तो ऑक्साइड फॉर्म में होगा। तो ऑक्साइड अगर लाते हैं तो कैसे लाएं, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन दे के हीट करना क्या होता है, रोस्टिंग होता है। तो क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीजन दे के इसको हीट करेंगे। तो ऑक्सीजन दे को हीट करना मतलब क्या होता है, रोस्टिंग। चले तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या मिल गया, हमें ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग किससे रिएक्ट करवा देंगे, कार्बन से रिएक्ट करवा देंगे और हीट कर देंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा जिंक, और साथ में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। ये कैसा है, ये इम्प्योर है, इम्प्योर है। तो इसकी रिफाइनिंग कहां पढ़ेंगे, अगले वाले में पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। इसमें एक और बचा है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चले वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो जिंक का एक्सट्रैक्शन हो गया। अब आयरन, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, आयरन को हमने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पर आयरन जो है जब उसको रिड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड है, हमने ऑक्साइड के फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लिया। चले बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। चले तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं होता, कार्बन से रिड्यूस नहीं होता, ये इसको चाहिए थोड़ा सा स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही एल्यूमिनियम इससे रिएक्ट करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, वो आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर एल्यूमिनियम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन को, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन जो है उस कंपाउंड से अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा Al2O3, यहां पर बन जाएगा Al2O3, और Fe क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये भी इम्प्योर है, इसको भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स यही रिएक्शन जो है वो हमारे रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए यूज होती है। रेलवे ट्रैक में जो वेल्डिंग करते हैं वहां पर यही यूज होती है। इसका मिक्सचर यूज किया जाता है, और उस मिक्सचर को मतलब आग लगाई जाती है, और जैसे ही उसमें आग लगती है तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा तो आयरन जो है वो नीचे जाके पटरी के बीच में सेटल डाउन हो जाएगा और वेल्ड कर देगा उसको। चले तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। इसमें मेनली हमें किसका पढ़ना है, इसमें मेनली हमें पढ़ना है मरकरी का, Hg का। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, ज्यादातर जो लो रिएक्टिव मेटल है वो कार्बोनेट्स नहीं, वो सिर्फ किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में। और इस सल्फाइड को अगर हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इजी, ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, इसलिए हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके पास, सल्फाइड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन देके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, यानी कि रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग से क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड बन जाएगा। पर स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं, इसलिए इनको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। इनको हल्का सा हीट कर दो, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इम्प्योर मेटल। और फिर इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल बनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास है मरकरी 2 सल्फाइड, HgS, मरकरी 2 सल्फाइड। तो ये मरकरी 2 सल्फाइड है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये बन जाएगा HgO और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये HgO जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, खाली हीट कर देंगे, तो यहां पर Hg अलग निकल गया और O2 अलग निकल गया। चले, तो ये कैसा मेटल मिला, ये हमें इम्प्योर मेटल मिला। प्योर करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। चले, यहां पर एक और हमारे पास एक मेटल है कॉपर। कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है स्टूडेंट्स, तो उसका भी एक्सट्रैक्शन थोड़ा अलग प्रोसेस से होता है। कैसे होता है सुनिएगा। तो एक्चुअली जो कॉपर होता है वो कॉपर ग्लांस नाम की ओर यानी कि Cu2S के फॉर्म में मिलता है। तो इसका एक्सट्रैक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। 2 स्टेप्स कौन से हैं वो, आइए जरा देखते हैं। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, यहां पर पहला स्टेप है, इसको क्या करते हैं, इस Cu2S को हम क्या करते हैं, इस Cu2S को ऑक्सीजन के साथ यानी एयर में हीट करते हैं। तो एयर में जैसे हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Cu2O और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही एक गुड अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन जाती है, जैसे ही एक गुड अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन जाती है, तो ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कर देते हैं, तो यहां पर क्या निकल जाता है, यहां पर निकल आता है कॉपर और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल आती है। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और हमने यहां पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जल्दी से उसको समझ लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हमारा मेटल जो है वो हमारा इम्प्योर मेटल आ गया, तो उसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो रिफाइनिंग, आइए जरा देखते हैं मेटल की रिफाइनिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सुनिए, तो मेटल की रिफाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो स्टूडेंट्स, पानी अकेले कंडक्ट कर नहीं सकता, तो हमने क्या किया, यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। सर CuSO4 का क्यों लिया, तो सुनिएगा स्टूडेंट, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, जिसको हम प्यूरिफाई करने वाले हैं, उसी का सॉल्यूशन हम लेंगे। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल हमने कॉपर को प्यूरिफाई, जिसमें यहां पर कॉपर को प्यूरिफाई करने वाला हूं, तो मैंने यहां पर CuSO4 ले लिया, क्योंकि मैं कॉपर को प्यूरिफाई करने वाला हूं इसलिए CuSO4 लेना। आप किसी और को प्यूरिफाई करने वाले हैं तो आपको कोई और ले लीजिए। चले, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब बताऊंगा अभी मैं आगे इस प्रोसेस में, अभी बताऊंगा कि यहां पर ऐसा क्यों होता है। चले, तो हमने क्या किया, हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। एक इलेक्ट्रोड थोड़ा सा थिक होगा, जो कि होगा हमारा एनोड। एनोड जो है वो थोड़ा सा थिक होगा, क्यों, सुनिएगा। और जो हमारा कैथोड है ये बहुत थिन होगा। कैथोड जो है वो हमारा क्या होगा, थिन होगा। क्यों होगा, सुनिएगा। एक्चुअली हमने कैथोड पे जो लिया है वो लिया है प्योर मेटल यानी कि प्योर कॉपर लिया है, और जो हमारा एनोड है उस पे हमने लिया है इम्प्योर कॉपर। तो एक्चुअली इम्प्योर कॉपर जो है वो प्यूरिफाई होकर उधर जाते जाएगा और ये रॉड पतली होती जाएगी और ये रॉड मोटी होती जाएगी। तो इसलिए क्या लिया हमने, यहां पर एनोड को थिक लिया है, क्योंकि ऑल द वे ये रॉड घुर के वहां जानी है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको यहां पर मोटा लिया है और इसको पतला लिया है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होना है। चले, तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, तो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इम्प्योर कॉपर कहां ले लिया, एनोड पे ले लिया और थोड़ा सा मोटा ले लिया रॉड, और प्योर कॉपर कहां ले लिया, कैथोड पे ले लिया यानी नेगेटिव टर्मिनल पे ले लिया, और वो थोड़ा सा पतला ले लिया। और जिसको प्यूरिफाई करने वाले हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चले, आइए जरा शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो एनोड पे होगा। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास नहीं रखता, वो लेने में विश्वास रखता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पर क्या होता है, ये कॉपर मेटल ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किसको दे आता है, एनोड को दे आता है, और खुद क्या बन जाता है, कॉपर आयन बन जाता है।
और जैसे ही कॉपर आयन बनेगा तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये एनोड भी पॉजिटिव है तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी और ये कॉपर आयन जो है वो धीरे धीरे इस सोल्यूशन में आते जाएंगे। क्योंकि ये सोल्यूशन भी कॉपर आयन का ही है, देखिए ना CuSO4 का ही है ना, इसलिए यहां पर कॉपर आयन को चलने में इसकी मोबिलिटी इजीली होगी। तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे कॉपर आयन जो है वो यहां पर आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स कॉपर आयन कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है और वो किससे अट्रैक्ट होंगे ऑल द वे, तो यहां पर ये सब कॉपर आयन किससे अट्रैक्ट होंगे, ये कैथोड से अट्रैक्ट होंगे। सभी कॉपर आयन किससे अट्रैक्ट होंगे, कॉपर से अट्रैक्ट होंगे। तो एट कैथोड, तो कैथोड से अगर ये अट्रैक्ट हुए कॉपर आयन तो अब क्या होगा, तो यहां पर ये Cu2+ है, इससे अट्रैक्ट हुए तो ये Cu2+ किस पे चिपक जाएंगे, कैथोड पे चिपक जाएंगे। और कैथोड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2+ है तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा। ये क्या बन गया, कॉपर मेटल बन गया, कॉपर मेटल बन गया। वो भी कैसा, वो भी बिल्कुल प्योर। तो ऐसे क्या होता है, कॉपर मेटल की रिफाइनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, यहां पर ये आयन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करके इस जगह आने की और इस जगह से यहां चिपकने की, यहां से अट्रैक्ट होने की। देखिए कॉपर मेटल क्या करता है, सबसे पहले आयन बन के यहां पर सोल्यूशन में आता है, सोल्यूशन में आके ये किससे अट्रैक्ट होता है, कैथोड से अट्रैक्ट होता है, तो ये कैथोड पे डिपॉजिट होते जाता है। अब ऐसा सिर्फ कॉपर मेटल ही कर सकता है, कोई इंप्योरिटी कर सकती है नहीं। तो वो इंप्योरिटी क्या करेगी, वो इंप्योरिटी यहां पर ऐसे इकट्ठी होती जाएगी और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एनोड मड। तो हमने अपना एक्सट्रैक्शन खत्म कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैं उसका बिल्कुल जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।